डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम विथ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के साथ ये कैसे चेंज होता है उसी पर चर्चा होगी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या दोनों ही चेंज होता है उसके साथ। Both changes, kappa and lambda m change with change in concentration. कप्पा कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कप्पा डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कप्पा इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने का तरीका है डाइल्यूट कर दो, पानी मिलाते जाओ सोल्यूशन में डाइल्यूट होते जाएगा, कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। बट लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का मतलब है कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करोगे तो लैम्डा एम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो लैम्डा एम डिक्रीज होगा। कैसे होगा उस पर देखते हैं चर्चा। पहले ये जाने कंडक्टिविटी है क्या। कंडक्टिविटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला ये था, देखो G इक्वल टू कप्पा A बाई एल, और ये डिराइव हुआ था कहाँ से, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टेंस अभी जान रहे हो, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का ये एक्सप्रेशन था हम लोग जान रहे थे जो शुरू में पढ़े थे हम लोग, रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, और इन दोनों को मिलाते थे तो L बाई ए, और फिर R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, यानी रो इंटू L बाई ए। तो 1 बाई रो क्या होगा, इसका जस्ट उलट जाएगा, A चला जाएगा ऊपर और रो और L आ जाएगा नीचे। अब हम लोग जानते हैं 1 बाई रो, ये 1 बाई रो हो गया कप्पा L A बाई एल रहेगा, तो G इक्वल टू कप्पा A बाई एल। अब हम कह रहे हैं क्या, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होना चाहिए यूनिट वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम यूनिट कब होगा, जब सॉल्यूशन को रखेंगे, ऐसा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बनाएंगे कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए का वैल्यू 1 हो जाए, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड का बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 1 हो जाए, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 हो जाए, तो इसके बीच में जो भी सॉल्यूशन रखाएगा उसका वॉल्यूम होगा यूनिट वॉल्यूम। तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस माने G, यानी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा अगर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दी हो किसी भी टेम्परेचर पर, और वो सॉल्यूशन कहाँ रखा होना चाहिए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया 1 हो और वो प्लेस्ड हो, रखा हो एट ए डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, यानी A भी 1 हो जाए और L भी 1 हो जाए। जब ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तो G इक्वल टू कप्पा हो जाएगा, G इक्वल टू कप्पा हो जाएगा। दिस इज कंडक्टेंस। ठीक है, अब होता क्या है कि क्यों डिक्रीज करता है कप्पा का वैल्यू, तो यूनिट वॉल्यूम का सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है किसी भी कंसंट्रेशन पर, एट एनी कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, किसी भी कंसंट्रेशन पर रहेगा, बस यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए, उसका कंडक्टिविटी का कप्पा वैल्यू होगा। अब हमारा कहना ये है, अगर हमने यूनिट वॉल्यूम का कोई सॉल्यूशन पहले से तैयार कर रखा है, उसमें जो आयंस हैं जिसकी वजह से कंडक्टेंस है, आयंस के मूव करने से, अगर हम उस सॉल्यूशन में वाटर ऐड करके यानी सॉल्वेंट ऐड करके पानी मिलाकर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दे, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर पहले से 2 गुना हो जाए, डबल हो जाए, तो आयंस तो पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो यूनिट वॉल्यूम है, पहले वाला जो यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम मैंने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसमें तो आयन आधा हो जाएगा। और अब जब आधे आयन बचे, तो आयन मूव करने वाले आयन जब आधे हो जाएंगे तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, यानी डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। अब आते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी की ओर। मोलर कंडक्टिविटी की ओर, मोलर कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज द कंडक्टेंस of a solution, conductance of a solution of volume V
एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, डाइल्यूट हो कॉन्सेंट्रेट हो, उससे बोला कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसमें रहना चाहिए डिजॉल्व, सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये नहीं था कंडक्टिविटी में, उसमें कहता था कुछ भी हो खाली यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए, कितना इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व उसे मतलब ये कहता नहीं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व होना चाहिए, वो सॉल्यूशन बना लो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व होना चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन करो वॉल्यूम भी है, और केप्ट बिटवीन, वो सॉल्यूशन होना चाहिए केप्ट बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, अब ए का वैल्यू 1 नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एंड प्लेस्ड बिटवीन, placed at a distance of unit length, distance of unit length, लंबाई 1 होना चाहिए, डिस्टेंस 1 होना चाहिए दोनों इलेक्ट्रोड का, यानी L का वैल्यू 1 होना चाहिए, A का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जितनी मर्जी उतना रख दो। अब हम लोग जानते क्या है, तो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वॉल्यूम निकालना तो क्रॉस सेक्शन एरिया को A से मल्टीप्लाई कर दो, हम करेंगे L को 1 कर दें, हम लोग इलेक्ट्रोड रख रहे हैं L इक्वल टू 1, इसका मतलब V और A इक्वल हो जाएगा, V और A इक्वल हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं ये कप्पा और A और L, और कहता है कि ये G विल बिकम इक्वल टू लैम्डा m व्हेन L इक्वल टू, व्हेन L इक्वल टू 1 G का वैल्यू हो जाएगा कप्पा इंटू ए, और यही वाला हो जाएगा लैम्डा एम के, यानी उस समय शर्त यही है कि लैम्डा एम और जी तभी आपस में इक्वल होगा जब एल का वैल्यू 1 हो जाए, नहीं होगा तो नहीं होगा, यानी लैम्डा एम का वैल्यू कप्पा इंटू ए होता है हमेशा, नो प्रॉब्लम, कप्पा इंटू, अब संजोग से ऐसा देखो जब L इक्वल टू 1 हो जाए तो V और A इक्वल हो जाता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू V, कप्पा इंटू V, यानी कंडक्टिविटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल बी गेटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैथमेटिकली। शर्त यह है कोई भी वॉल्यूम होना चाहिए, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर कुछ भी वॉल्यूम होना चाहिए, डज नॉट मैटर, उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व है तो जो भी कंडक्टेंस बनेगा वो दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। अब क्या है, हम लोग अभी पढ़े हैं कि ऑन डाइल्यूशन यानी पानी मिलाने से, यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से कप्पा डिक्रीज होता है, और एक बात की है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से लैम्डा एम इंक्रीज होगा, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होगा, जब पानी मिलाएंगे, और पानी जब भी मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी एक डिक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन के साथ, कंसंट्रेशन डिक्रीज करना माने पानी मिलाना माने कंसंट्रेशन डिक्रीज करना यानी डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन करने से कप्पा डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि ये जितना डिक्रीज हो रहा है उससे ज़्यादा कंपनसेट होकर वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, मतलब ये अगर 5 गुना कम हो रहा है तो 6 या 7 गुना बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ये जितना कम हो रहा है उससे ज़्यादा ये बढ़ रहा है, तो इस तरह से कंपेंसेट होकर यानी कप्पा जितना डिक्रीज नहीं होता उससे ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है डाइल्यूशन बढ़ाने से, और ओवरऑल लैम्डा एम का वैल्यू पाया गया है कि डाइल्यूशन से इंक्रीज होता है, यानी डाइल्यूट करते जाओ वो लैम्डा एम का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, और डाइल्यूट करते 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 सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट कर दो कि कंसंट्रेशन उसका लगभग इतना पानी मिला दिए कि सॉल्यूट नहीं के बराबर है इलेक्ट्रोलाइट, when the concentration approaches 0, when the concentration approaches 0, एकदम कंसंट्रेशन लगभग 0 हो जाए, then the molar conductivity is termed as, मोलर कंडक्टिविटी का नया नाम हो जाता है, मोलर कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम, ये 0 इसलिए लगा दिए क्योंकि 0 कंसंट्रेशन लगभग हो गया, कंसंट्रेशन लगभग 0, एकदम 100% तो 0 नहीं होगा, कितना भी है उसमें तो इलेक्ट्रोलाइट जरा मरा भी है, बट उसको अप्रोचेज 0 कहते हैं लैम्डा एम, और इसका नाम हो जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
अब मोलर कंडक्टिविटी हमने देखा कि डाइल्यूशन के साथ यानी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से उसका वैल्यू चेंज होते जाता है, यानी इंक्रीज होता है, लेकिन इसका वो तरीका जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेरिएशन अलग अलग ढंग से होता है। तो जरा देखें, हम लोग चर्चा करते हैं वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जरा देखें किस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल KCl, अगर ये लैम्डा एम वैल्यू है इधर कंसेंट्रेशन का ये है स्क्वायर रूट हम लोग लेते हैं, तो KCl के लिए पाया गया है ग्राफ का नेचर ऐसा KCl। और इसके लिए इक्वेशन है लैम्डा एम इज गिवन बाय लैम्डा एम नॉट माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी लिखो या सी टू द पावर हाफ लिखो। सो दिस इज द इक्वेशन। So variation of lambda can be represented by this equation, where lambda is the molar conductivity at any concentration. This is the limiting molecular polar conductivity. This is the concentration of solution to the power 1/2 यानी स्क्वायर रूट। अब हम इसका अगर ग्राफ खींचते हैं, एक तरफ x एक्सिस में ये लेते हैं, y एक्सिस में लैम्डा m लेते हैं, यानी इसको y की तरह ट्रीट करते हैं, इसको x की तरह ट्रीट करते हैं, then this is m and this is c। तो y = mx + c एक मैथमेटिक्स इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन होता है या लीनियर लाइन के लिए ग्राफ होता है। तो y x और y के बीच में यदि ग्राफ खींचेंगे तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और इस लाइन को जब ग्राफ हम लोग एक्चुअली जीरो कंसंट्रेशन पे नहीं खींच सकते, यहाँ जीरो कंसंट्रेशन इधर आने से जीरो कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली हो नहीं सकता, लेकिन इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया जा सकता है। तो ये जो इंटरसेप्ट जहाँ पर मिला लैम्डा एम, तो यहाँ पूरे ग्राफ में हर जगह, लेकिन ये जहाँ पर मिला मतलब ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है दैट गिव्स द लैम्डा एम नॉट, और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट स्लोप इज इक्वल टू, हम लोग m को स्लोप करते हैं लेकिन यहाँ -a के बराबर, सो स्लोप इज इक्वल टू -a। अब a क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप ऑफ द ग्राफ है, और इसका वैल्यू डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर। फॉर एग्जाम्पल NaCl एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें +1 चार्ज, पॉजिटिव वाला भी +1 है, माइनस है, जिसको 1-1 टाइप। CaCl को अगर ले लिए तो इसमें कैल्शियम का चार्ज 2 है, तो इसको 2-1 टाइप कहते हैं, और MgSO4 ले लिए तो दोनों का चार्ज प्लस वाला भी 2 और माइनस वाला भी 2, तो 2-2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें कहा जाता है कि A का वैल्यू अगर सिमिलर टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है फॉर ए गिवन सॉल्वेंट भी सेम रहे, तो उसका हमेशा A का वैल्यू, जैसे NaCl, KCl भी 1-1 है, KCl भी 1-1 है, तो उसका A वैल्यू सेम होगा दोनों का। तो सिमिलर टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे उसके A वैल्यू सेम होंगे। ग्राफ हम लोग खींच लेंगे कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन और लैम्डा एम का एक्स्ट्रापोलेट करके, जहाँ y एक्सिस में इंटरसेप्ट मिलेगा वो लैम्डा एम नॉट का वैल्यू देगा, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू देगा कंसंट्रेशन C पर। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ खींचो, एक्स्ट्रापोलेट करो, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू यू कैन ऑब्टेन, और स्लोप A भी मिल जाएगा। अब क्या है कि कोलरास ने क्या किया, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट एग्जामिन किया, तो पाया क्या, अगर सेम एक्स है, फॉर एग्जाम्पल NaI है और K है, तो इसका डिफरेंस Br है और NaBr है, मतलब जब हम लोग लेंगे x तो सेम, मतलब Kx एंड NX के NaX के बारे में करना है, x अगर सेम हो, जैसे यहाँ I Br KCl NaCl, इसका मतलब है हेलोजन वाला पार्ट अगर सेम रखेंगे तो इसका डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम आता है, हर बार सेम आता है, 23.4, 23.4, 23.4 लगभग जरा बड़ा करता रहेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आता है इस तरह। फिर उसने देखा कि नहीं, अगर हम लोग वो रखते हैं सेम, प्लस वाला सेम रखते हैं, और Br और Cl का अंतर होना चाहिए, जैसे सोडियम भी रखें तो सोडियम के साथ Br और NaCl, यानी इस बार हम लोग पॉजिटिव आयन अगर सेम करते हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन का अंतर लें तो 1.8 साइमन सेंटीमीटर
है कम, अप्रॉक्सीमेटली 1.8 साइंस। इस तरह के ऑब्जर्वेशन से उसको लगा, उसने जो नोटिस किया या ऑब्जर्व किया या जो एक निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर आयोडीन रहे, ब्रोमीन रहे या क्लोरीन रहे, डिफरेंस उतना ही आता है। इसका मतलब है कि ये अंतर पोटासियम और सोडियम की वजह से है। आयोडीन और आयोडीन कैंसिल हो गया, ब्रोमीन ब्रोमीन कैंसिल हो गया, क्लोरीन क्लोरीन कैंसिल हो गया, यानी जो भी डिफरेंस आ रहा है पोटासियम और सोडियम का। यहाँ पर पोटासियम पोटासियम कैल्शियम कैंसिल हो गया, ब्रोमीन और सीएल का अंतर है, सोडियम सोडियम कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि कीटायन और एनायन का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू तय करने में। तो उसने एक रूल दिया, एक लॉ दिया, उसका नाम है कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इसका मतलब प्लस आयन और माइनस आयन सॉल्यूशन में अपना फ्री घूमता है, फ्री होकर घूमता है और उसकी अपना अपना कंडक्टेंस वैल्यू है। तो उसकी वजह से इंडिविजुअल केटायन और एनायन का जो कंट्रीब्यूशन होता है सब मिला दे जोड़ दे तो हमारा पूरे इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस होता है। तो कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स, माइग्रेशन ऑफ the limiting molar conductivity, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब लेमडा एम पावर नॉट होना चाहिए। ये नहीं दोगे तो मोलर कंडक्टिविटी, तब ये सब हट जाएगा लिमिटिंग। अगर ये रखना है तो यहाँ 0 देना पड़ेगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट में अब यहाँ देख लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसी सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। जब यहाँ एनी आ गया इसका मतलब स्ट्रॉन्ग या वीक कोई भी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ किताब में लिखा है एनायन पहले, लेकिन कोई भी ज़्यादातर केटायंस पहले लिखना चाहिए, इसलिए हम बदल के लिख रहे हैं केटायंस एंड एनायन। दैट इज इसका मतलब हुआ अगर NaCl नाम का कोई इलेक्ट्रोलाइट है और उसका अगर हमको लेमडा एम नॉट निकालना हो, रिप्रेजेंट करना हो NaCl का लेमडा एम, तो इसका केटायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और प्लस एनायन की लिमिटिंग मोलर। अगर इंडिविजुअल आयन का हो तो लेमडा स्मॉल लिखना पड़ेगा और पूरे इलेक्ट्रोलाइट का तो लेमडा कैपिटल लिखना पड़ेगा, कैपिटल लेमडा ये स्मॉल लेमडा स्मॉल। अब तो ये संयोग है कि सोडियम क्लोराइड में अगर जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं एक तो केटायन एक तो एनायन बनता है, लेकिन अगर कहीं ज़्यादा बनता हो, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हो जिसमें न्यू प्लस केटायंस बनते हों और न्यू माइनस एनायंस फॉर्म हो, इस तरह का हो, ऐसे हो, मैंने इतने केटायन और इतने एनायन अगर बनते हों, उस तरह के इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम लोग लिखेंगे लेमडा एम ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, तब उसका लिखना पड़ेगा क्या कहते हैं न्यू प्लस इंटू लेमडा ऑफ दी केटायन यानी प्लस आयन प्लस न्यू माइनस इंटू लेमडा ऑफ दी, ये केटायन है और ये उसका कोफिशिएंट। तो इस तरह से ये जनरलाइज होना पड़ेगा। तो ये है क्या कहते हैं कोलरास का लॉ। एनी इलेक्ट्रोलाइट कह दिया, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए लागू होगा। अब जरा देखें हम लोग कैसे चेंज होता है मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन के साथ, यानी वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरिएशन ऑफ लेमडा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट,
वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे होता है, लैम्डा एम का वेरिएशन कैसे होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक शार्प डिफरेंस ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो डिजोल्व कर सके उतना में डाल दो और ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रोलाइट 100% इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू आयंस एंड ऑन फर्दर डाइल्यूशन, आगे जब डाइल्यूशन किया जाता है नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ पाता है क्योंकि जितना आयन बनना था वह बन चुका है। डाइल्यूशन से सिर्फ होता है कि आयंस का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है, फ्री होने लगता है कि प्लस आयन और माइनस आयन, सो दैट की मूवमेंट थोड़ा फ्री हो जाता है, इसलिए डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जब हम उसमें वाटर की मात्रा कम मिलाए रहते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम रहता है। मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट वीक है, पानी थोड़ा कम मिला है तो मान लो 2% डिसोसिएट हुआ, और थोड़ा पानी मिला दिए तो 3%, 4%, 5%, और पानी मिलाए 10%, और एकदम इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% आयनाइज हो जाता है ऑलमोस्ट। यानी कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ने से ऑन डाइल्यूशन पानी मिलाते जाओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब बढ़ता है, यानी अल्फा वैल्यू जब ज़्यादा होते जाता है, 5% से 10% हो गया, तो पहले अगर 50 आयन था तब 100 आयन हो गया, 20% हो गया तो 200 आयन बन गया, सॉल्यूशन के अंदर इतने आयन प्रोड्यूस हो गए। यानी धीरे धीरे डाइल्यूशन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने से, अल्फा वैल्यू बढ़ने से नंबर ऑफ आयन्स इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, और जितना आयन इंक्रीज करेगा आयन्स के मूवमेंट से ही तो कंडक्टेंस बनता है, और इस तरह से कंडक्टिविटी बढ़ती है। उसका अगर ग्राफ खींचेगा हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा पाया गया है, इधर लैम्डा एम वैल्यू अगर लें इधर और इधर का स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन लें, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ पाया गया का नेचर ऐसा पाया गया है, इसी को वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी धीरे धीरे पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ा, पहले थोड़ा कम बढ़ा, और जैसे ही वेरी डाइल्यूशन की ओर, यानी नियर वेरी हाई डाइल्यूशन, यानी सी का वैल्यू जब बहुत जीरो होने लगा तो ये ग्राफ सीधा जाने लगा, मतलब बहुत स्टीपली राइज होने लगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, लैम्डा का वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जीरो कंसंट्रेशन तो हम कर नहीं सकते, इसका मतलब इस एक्सिस को टच करने के लिए कोई उपाय नहीं। एक्स्ट्रापोलेट अगर हम इस ग्राफ को करते हैं तो सीधा चला जाएगा पैरेलल, और जब तक इस एक्सिस को कट नहीं करेगा तब तक हम लोग लैम्डा आई नॉट नहीं निकाल सकते। तो होता क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, वैल्यू इंक्रीजेज और चेंजेज, और जब तक इनफाइनाइट डाइल्यूशन चले जाते हैं, तब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब हम लोग चले जाएंगे तो अल्फा हो जाएगा 1, यानी कि दैट इज 100% आयनाइज हो जाएगा, और तब ये सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट इतने कम बचेंगे, इतना मिनिमम अमाउंट में रहेगा कि उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि लैम्डा एम नॉट इसका हम लोग बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन नहीं निकाल सकते, ग्राफ ही नहीं बन पाएगा। ग्राफ बनेगा, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे सीधा जाएगा, इसको कट नहीं करेगा तो लैम्डा एम नॉट नहीं निकाल सकते हैं। तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी कोलरास ने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसी इलेक्ट्रोलाइट मान लो कि एसिटिक एसिड का चाहिए तो इसके हिसाब से, और कोलरा के हिसाब से अगर इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट फॉर H+ आयन। अगर कहीं से डाटा उपलब्ध है तो दोनों को ऐड करके इसका निकल जाएगा। और ये आया कहाँ से, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कोलरास का है। तो इसका मतलब कोलरास लॉ का वन ऑफ द एप्लीकेशन ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, खास करके वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग कोलरास लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ में एक तो ये हो गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो गया एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ में। एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ में क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ एक हो गया फॉर डिटरमाइनिंग लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्डा एम नॉट निकाला जा सकता है।
दूसरी बात क्या है, हम लोग पढ़े थे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के का वैल्यू होता है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये 11th क्लास में ये क्वेश्चन पढ़े। यह है डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब क्या है, अगर फॉर एनी कंसंट्रेशन सी ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन सी ऑफ ए सॉल्यूशन, if molar conductivity is lambda m, degree of dissociation is alpha, then alpha can be written as lambda m divided by lambda m naught. ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ये साइंटिस्ट लोगों ने निकाला है कि सी कंसंट्रेशन पर अगर सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी इतना आ रहा है, उस समय उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, मान लो अल्फा का वैल्यू 25% है, यानी 0.25 है, तो उस समय का मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो करोगे तो 0.25 आएगा, यानी अल्फा के इक्वल है। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पुट करें, तो हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा लैम्डा एम स्क्वायर और डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ये है, डिवाइडेड बाय के नीचे है 1 माइनस लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर एलसीएम सी लैम्डा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट। तो एक लैम्डा एम नॉट यहाँ से कट जाएगा और ये तो बटा के नीचे ही है, ऐसे है, यानी सी इंटू लैम्डा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम। ऐसे करके एक एक्सप्रेशन मिला हुआ कि इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखो अगर किसी गिवन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन ये मालूम है और उस कंसंट्रेशन पर अगर लैम्डा एम अगर हमको पता चल गया है, तो हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, जो कि ऐसे बहुत मुश्किल होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना। डिसोसिएशन कांस्टेंट मालूम है तो लैम्डा एम निकाल सकते हैं, यानी मोलर कंडक्टिविटी नॉन है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाला जा सकता है। दैट इज another application, यानी dissociation constant K a value can be determined by knowing lambda, तो इस तरह से कुलरास लॉ खत्म होता है। और हम लोग जो है इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है बुक में बना हुआ उसको देख लेना, और जो सवाल है उसको देख लेना। उसके बाद अब हम लोग मोस्ट प्रोबेबली अब एग्ज़ाम के बाद ही मिलेंगे। थैंक यू।